Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So, conditional probability is the topic which we will continue in today's class also. Exercise number 13.1, part 2, right? Exercise 13.1, part 2. So, on the particular topic, conditional probability, this is the third class, including the introductory class. Introductory class शामिल करें तीसरी क्लास है, and today we will finish up the topic. 5 या 7 क्वेश्चंस बचते हैं। चलिए, तो 10th तक हमने कल कर लिए, जिनको वहां तक देखने पिछली वीडियो देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन में 11th जो है वो पूरा डेटा बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है। फिर यहाँ से 12 से हमारे वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, जो हर एक टॉपिक में मिलेंगी। 13.2 में मिलेगी, 3 में मिलेगी, 4 में मिलेगी एंड 5 में मिलेंगी। और वर्ड प्रॉब्लम ही होंगी जो एक्चुअली आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होंगी, जिस जो बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो अभी अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 11th, ए फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर द इवेंट्स दिस दिस दिस, फाइंड दिस दिस दिस, ये सब पूछा है। देखो, एक फेयर डाई हम रोल करेंगे when here a random experiment is given of rolling a fair die। तो एक फेयर डाई रोल करेंगे। हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट गिवन रोलिंग, एक ही तो फेयर कर रहे हो। तो एस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एक ही कर रहे हैं, तो ये 6 एलिमेंट्स आउटकम्स होंगे हमारे सैंपल स्पेस में। और यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो जाएंगे 6। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इवेंट स्पेसेस गिवन है ना। ऑल्सो ऑल्सो event spaces E, F, and G are defined as event events E, event spaces E, F and G are defined as। उसके बाद फिर E लिख देंगे जो भी डेफिनेशन गिवन है, F लिख देंगे जो भी डेफिनेशन गिवन है, और G लिख देंगे जो भी डेफिनेशन गिवन है। फाइन यहाँ तक। उसके बाद लगे हाथ E के अगर एलिमेंट्स पता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E कितने हो जाएंगे, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F, अब मुझे पता नहीं इसमें से कौन सा डेटा काम आएगा कौन सा नहीं आएगा, अभी क्वेश्चन नीचे पढ़ेंगे अपन। लेकिन एक बार जो जो चीजें अपने को साफ साफ दिखाई दे रही है वो मेंशन कर दी अपन। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। इम्प्लाइज इम्प्लाइज इम्प्लाइज। अब आपको पहला क्वेश्चन है ई ऑन एफ और एफ ऑन ई। तो अब आप फटाफट पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या क्या सामग्रियों की जरूरत होगी पहले ही पता कर लें। जैसे ई ऑन एफ के लिए इंटरसेक्शन एफ सी होगा, एफ ऑन ई के लिए भी, तो इंटरसेक्शन एफ पता करें, फिर इंटरसेक्शन जी पता करें। और यहाँ पे ई यूनियन, तो ई यूनियन के लिए ई ऑन जी, एफ ऑन जी, ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी। तो ई ऑन जी के लिए ई और जी का इंटरसेक्शन चाहिए होगा, तो ई और एफ का चाहिए, ई और जी का तो यहाँ से मिल जाएगा ना। एफ ऑन जी का भी चाहिए होगा, तो कुल मिला के सबका सबसे चाहिए, ई और एफ का चाहिए, ई और जी का चाहिए, एफ और जी का चाहिए, और फिर फाइनली तीनों का भी चाहिए, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी भी तो करेंगे। यानी कि इन तीन सेट्स का आपस में 4 बार इंटरसेक्शन चाहिए। पहले ही निकाल लेते हैं हम सामग्री। तो नाउ सबसे पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। बोलो, ई और एफ में क्या कॉमन दिख रहा है, ओनली 3। ठीक है, फिर ई इंटरसेक्शन जी कर लो। ई और जी में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 3 and 5। फिर क्या बचा, ई एंड एफ हो गया, एफ एंड जी। एफ एंड जी में क्या है, और फिर तीनों में क्या है। ई हो गया, एफ ई एफ हो गया, ई जी हो गया। अब एफ एंड एफ इंटरसेक्शन जी देखो क्या है, एफ और जी में 2 and 3 आर द कॉमन एलिमेंट्स। एंड साथ में एक लास्ट ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये भी देख लो। देखो तीनों में क्या कॉमन है, एक कोई एलिमेंट जो तीनों में आ रहा हो। 3 आ रहा है, 3 3 3 है ना, 3 इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन ऑल ऑफ देम। और इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन जी, number of elements in F intersection G, and number of elements in E intersection F intersection G। फाइन। तो इसमें कितने निकले, इसमें 1 2 2 1। ठीक है, ये हो गया, सारी सामग्री रेडी है। पहला क्वेश्चन पढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना है बताओ।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, सो अप्लाई करें फॉर्मूला, क्या होती है बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे, नंबर बाय नंबर नहीं करेंगे, याद रखना। अच्छा, नंबर बाय नंबर अगर हम करते हैं ना, तो इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आएगा लास्ट में शायद, उसमें अपन फंस जाएंगे, नंबर बाय नंबर वाला हमारी लॉजिक फेल हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी कभी फेल नहीं होगी, वो हमेशा काम करेगी, तो याद वही रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालेंगे, 1/6, टोटल कितने थे 6, ठीक है ना, बकायदा इधर लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, है ना। फिर सेकंड स्टेप में करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो एफ में कितने हैं, 2/6, सो द आंसर इज 1/2, यस 1/2, ठीक है। एंड साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई भी पूछा है उसने, एफ ऑन ई। तो एफ ऑन ई में क्या करेंगे, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब एफ इंटरसेक्शन ई को नेक्स्ट स्टेप में ई इंटरसेक्शन एफ लिख लेंगे, कम्यूटेटिव होता है, तो 1/6 आई थी, तो इधर भी 1/6 ही आएगी, सेम 1/6 इधर आई तो इधर भी 1/6 ही आएगी। ई की निकालो, ई क्या था 3/6, दैट मीन्स 1/3, ठीक है। पहला क्वेश्चन ओवर, सेकंड क्वेश्चन बोलो, ई ऑन जी, ई ऑन जी, जिसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। एंड दूसरा क्या पूछा है, जी ऑन ई, ठीक है ना। ये कल हमने डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि कंडीशन हमेशा कंडीशन ही रहेगी, कंडीशन का भी मेन प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जो मेन प्रोबेबिलिटी है वो कंडीशन भी बन सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। चलो लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ। ई ऑन जी की प्रोबेबिलिटी, तो ई ऑन जी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, सो इट्स लाइक 2/6, और जी में कितने थे 4/6, सो 2/4 यानी कि 1/2। इधर आओ, जी ऑन ई वही सेम 2/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई में कितने थे 3/6, सो इट विल कम आउट टू बी 2/3, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ऑन जी, और उसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी। एक काम करता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी पहले निकालता हूं, क्योंकि पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो यूनियन में भी लगेगी। ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी में पहले निकाल लेता हूँ। तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इन तीनों, ई इंटरसेक्शन एफ का जी से इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ का जी से इंटरसेक्शन, तो तीनों का इंटरसेक्शन हो गया, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय नीचे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है। तो ई एफ जी तीनों में इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट था, तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1/6, 1/6, और जी में कितने थे 4/6, सो इट विल रिजल्ट इन 1/4, ठीक है। अब इसका सेकेंड जो पार्ट है वो लिख देते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ऑन जी, ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना। ऐसे नहीं कर सकते ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, वो क्या होता है नहीं पता, हमको पता भी है तो हम डिराइव करके हम सीधे प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या करेंगे, ई ऑन जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ई ऑन जी एफ ऑन जी, ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब इनमें से कुछ एक प्रोबेबिलिटी तो निकली निकलाई कॉपी पेस्ट करनी है, लाइक ई ऑन जी की प्रोबेबिलिटी कहाँ गई, ये रही, ई ऑन जी की निकली निकलाई है 1/2, करो कॉपी पेस्ट, हो सकता है कुछ निकालनी पड़े। एफ ऑन जी निकाला था क्या हमने, एफ ऑन जी नहीं निकाला था, तो एफ ऑन जी निकालना पड़ेगा, तो एफ ऑन जी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे क्या वैल्यू है इसकी, ठीक है। और लास्ट वाली चीज निकाली है क्या हमने, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑन जी, ये निकाली क्या हमने। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये निकाली तो है हमने, ये रही ना, इसका पहला पार्ट में ये तो निकाला, मैंने कहा ना भाई इसको पहले निकाल लेते हैं, इसको पहले निकाल लेते हैं, इस दूसरे में काम आएगी, तो अब निकाल लिया ना, तो इसको काम में लो, क्या निकाल लिया हमने 1/4, तो इसको -1/4, तो इसमें तीन पार्ट्स में से एक निकालना है, बाकी निकाल चुके हैं, तो इट इज लाइक 1/2 प्लस एफ इंटरसेक्शन जी में कितने एलिमेंट्स हैं 2/6 डिवाइडेड बाय जी में कितने हैं 4/6, तो और -1/4, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इक्वल टू 1/2, और ये 6 से 6 करके अगेन 1/2 -1/4, तो 1/2 1/2 1,
1 माइनस 1/4 गिव्स मी 3/4 आंसर। तो आंसर्स हैं 1/2 और 1/3 पहले क्वेश्चन के, 1/2 एंड 2/3 दूसरे क्वेश्चन के, और 3/4 और 1/4 ऐसे उल्टा दिया क्योंकि हमने ये इसका पी वाला पार्ट पहले निकाल लिया था। 3/4 एंड 1/4 तीसरी क्वेश्चन डन। चलें आगे। ओके चलो। अब एक और चीज, इसमें जैसे पहले दूसरे तीसरे तीनों क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन है, एंड लगा हुआ है ना, एंड लगा हुआ है ना, एंड लगा है, तो ये दो, ये अलग प्रोबेबिलिटी है, अलग प्रोबेबिलिटी। लेकिन कल को अगर ऐसे आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ एंड एफ ऑन ई, तो अब ये प्रोबेबिलिटी एक ही है, प्रोबेबिलिटी अब ये एक ही है। अब इसकी अलग निकालो, इसकी अलग निकालो, फिर इंटरसेक्शन अभी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे, उसमें इनटू कर देंगे। इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी को आपस में क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो ये एक अलग क्वेश्चन बनता है, ये अलग क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन क्या है कि दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो, एक में दो क्वेश्चन है, और वो क्या है, प्रोबेबिलिटी एक ही है बट लॉजिक अलग है। ठीक है, 12th से हमारे एमसीक्यू शुरू होते हैं, स्टार्ट करते हैं। 12th one is assume that each child born is equally likely to be a boy or a girl। हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके बराबर चांसेस है कि इट कैन बी अ बॉय और अ गर्ल। अब उसने अज्यूम करवाया है, लेकिन ना भी कराएगा तो भी हम यही, जैसे मान लो ये लाइन ना भी लिखता तो भी अपन हाफ हाफ चांसेस मानते हैं। ये अपन क्लास 10th में सीख के आते हैं, कुछ आउटकम्स नेचुरली इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। हम हमारे टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल कर सकते कि नहीं सर है ना, अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी है तो पहले से पता चल जाता है, तो फिर इक्वली लाइकली चांसेस कैसे हुए, हमको तो पता है भाई बॉय है कि गर्ल। तो वो सब नहीं यूज करना है, अपने को नेचुरल थिंग यूज करनी है। वैसे भी वो चीज इलीगल होती है ना, तो अपने को तो 1/2 चांसेस लगाने हैं। ठीक है, इफ अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन व्हाट्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट दिस एंड दिस। तो जो पूछता है वो तो ई है, तो बोथ आर गर्ल्स तो चाहिए आपको, है ना। और जो गिवन है वो क्या है, पहला गिवन क्या है कि यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट यानी कि बाद वाली, और एल्डेस्ट यानी कि पहले वाली, एल्डर यंगर, समझ गए। तो बाद वाली गर्ल होनी चाहिए, ये तो गिवन है। और सेकंड में दोनों में से एक गर्ल है, ये गिवन है। तो एफ बदल रहा है दो बार। हाँ, गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट क्या होता है, जो ऑलरेडी हो चुका है ना, एफ ई ऑन एफ करें तो एफ, तो एफ बदल रहा है, कंडीशन बदल रही है। जो चीज उसको चाहिए वो फिक्स है, जो चीज उसको चाहिए वो फिक्स है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि क्या जो पूछे व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो तो ई लेना है, और जो गिवन है जो हो चुका है इवेंट उसको एफ लेना, तो एफ बदल रहा है ई से। ठीक है, चलो जी। तो पहले तो सैंपल स्पेस लगाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल उसकी तरह लेना, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन में भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं और यहाँ पे भी दो एस्पेक्ट्स हैं, तो वही सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, अज्यूम दैट ईच चैनल इफ ए फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, तो मैं लिख देता हूँ हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, here a random experiment is given for a family having two children, for a family if a family has two children having two children। तो एक फैमिली के अगर दो चिल्ड्रन है, फैमिली में दो चिल्ड्रन है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या, क्या क्या चांस पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, है ना। सो सैंपल स्पेस वुड बी लाइक, तो देखो क्या क्या हो सकता है। अब देखो जो मैं लेटर पहले लिखूंगा वो बड़ी वाली बच्चा होगा, और जो लेटर बाद में लिखूंगा वो छोटा वाला होगा, एल्डर यंगर, एल्डर यंगर ऐसे चलेंगे, ये अंडरस्टूड है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि दोनों ही बॉय बीबी, फिर दोनों ही गर्ल के, नहीं दोनों ही गर्ल लास्ट में लेंगे, फिर एक बॉय एक गर्ल। तो एक बॉय एक गर्ल में पहला बॉय, दूसरा एल्डर यंगर गर्ल, और या फिर एल्डर गर्ल और यंगर बॉय। ठीक है ना, पहली लड़की बाद में लड़का हो सकता है, और पहले लड़का बाद में लड़की, और हो सकता है दोनों ही लड़कियों। ओके, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो टॉसिंग कॉइन में जो होता था एच टी ये सब, वो सब इसमें। ठीक है, अब आप देखो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे कि ये तो टू बॉयज वाला केस है, ये वन बॉय एंड वन गर्ल वाले केसेस हैं दो, और वो टू गर्ल्स वाला केस है ना। ठीक है, डन। अब चलें इवेंट स्पेस डिफाइन करें, तो जो मुझे चाहिए वो तो फिक्स कर देता हूं। तो लेट द इवेंट ई बी, लेट द इवेंट ई बी दैट, बोलो क्या चाहिए, बोथ आर गर्ल्स, है ना, दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, ये तो मुझे चाहिए। तो ये तो इवेंट डिफाइन किया है। अब इसका इवेंट स्पेस लिखो, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। तो दोनों लड़कियां चाहिए, तो लास्ट वाला आएगा बस एलिमेंट जी जी। मैंने कैपिटल लेटर इसलिए नहीं लिखे बी और जी में, क्योंकि अभी हम ई और जी लिखेंगे तो क्लैश हो जाएगा, इधर भी जी उधर भी जी, इसलिए मैंने इसमें स्मॉल लेटर डाल दिए। ठीक है, वैसे आप चाहो तो कैपिटल भी डाल सकते हैं। डन। अब ई के अंदर एक ही एलिमेंट है ना, चाहो तो लिख भी दो,
इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हो गए 1। पता नहीं काम आएगी नहीं आएगी डेटा पर पता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें, क्योंकि एफ तो दोनों के लिए अलग अलग है, कॉमन एफ तो ले नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एफ लेना है कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, ठीक है ना। यंगेस्ट वैसे उसने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है, यंगर आना चाहिए, दो ही तो है। यंगेस्ट तो होता जब दो से ज्यादा होता सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे यंगर आना चाहिए। एनीवेज आओ, लेट द इवेंट एफ बी, एफ बी दैट, जो भी है छाप दो एज इट इज, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, द यंगेस्ट इज अ गर्ल। यंगेस्ट यानी बाद वाली या पहली वाली? बाद वाली। यंग यानी छोटा, एल्डर यानी बड़ा। तो जो पहले पैदा होगा बड़ा होगा, जो बाद में पैदा होगा वो छोटा होगा। तो यंगर मतलब या यंगेस्ट मतलब बाद वाली। तो बाद में उसको गर्ल चाहिए। तो ये हो गया हमारा इवेंट स्पेस एफ, मतलब एफ इवेंट डिफाइन हो गया। अब इसकी इवेंट स्पेस, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? बाद में गर्ल चाहिए, तो बीजी और जीजी। जीजी में तो बाद में गर्ल आ रही है ना, तो ये हो जाएगा बी जी कॉमा जी जी। एंड अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो, तो 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये एफ है ना, ये फाइंड आउट करें तो 2। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हाँ इसका आंसर कर देते हैं। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए होगा, है ना। सो ई इंटरसेक्शन एफ देखते हैं, मतलब आपको दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। तो जी जी और बी जी 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 क्या आएगा? जी जी। ठीक है, दोनों लड़कियां होंगी तो एक दूसरे को जी जी बोलेंगी, इसलिए वो जी जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1। ठीक है, चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। अब आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल, पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, फिर उसका मैथमेटिकल नोटेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन जी। ये तो मैथमेटिकल नोटेशन है और वो स्टेटमेंट वाइज। ये निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। ई एफ है क्या? हाँ सॉरी, E on F is given by probability of E intersection F divided by probability of F। तो E intersection F में एक ही एलिमेंट है आउट ऑफ, अच्छा यहाँ पे लिख भी दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 4। ठीक है, तो 1/4 डिवाइडेड बाय F में कितने हैं? 2, तो 2/4 इट गिव्स मी 1/2, पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पहले इवेंट मानना पड़ेगा। अब जो बाद वाला इवेंट है वो वैसे एफ होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में एफ यूज हो गया, तो अब जी है ना। लेट द इवेंट जी, यानी कंडीशन इस बार एफ और जी है ना, दो अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। क्या चाहिए उसको जी में? एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, यानी दोनों में से एक तो लड़की होनी ही चाहिए। एक तो लड़की थी, मतलब ये तो कंडीशन है, तो यानी कि 100% हुआ ही है ना। ये हिंट है आपको कि दोनों में से कम एक तो लड़की है, दोनों भी हो सकती है लेकिन कम से कम एक लड़की है। ठीक है चलो, तो सो इवेंट स्पेस जी, दोनों में से एक तो लड़की चाहिए। तो इसमें दोनों में से एक में लड़की है, इसमें भी दोनों में से एक में लड़की है, इसमें भी दोनों में, तो दो लड़कियां मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कम से कम चाहिए उसको, तो कम से कम चाहिए तो 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे ये, बी जी, जी बी एंड जी जी। ठीक है, अब इंटरसेक्ट इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इक्वल टू 3। ठीक है, ऑल्सो अब इंटरसेक्शन किस किस का करेंगे बताओ? ई एन जी का, एंड ई इंटरसेक्शन जी। तो ई तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट, दोनों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख रखा है जी जी है, तो इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा? जी जी। तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 इक्वल टू 1। चलो अब वही लाइन लिखेंगे हम फिर से। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, और फिर मैथमेटिकल नोटेशन लिखेंगे, उसको क्या कहते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन जी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय जी। सो इंटरसेक्शन जी में एक एलिमेंट है, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय जी में कितने हैं? जी में है 3/4, नहीं 1/3। तो पहले का आंसर है 1/2, इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1/2, इसके सेकंड पार्ट का आंसर 1/3। समझ आया? ठीक है, अब एक बार कॉमन सेंस से सोचो चलो, है ना।
क्योंकि अब वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का, वर्ड प्रॉब्लम्स में तो कॉमन सेंस से सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो अगली एक्सरसाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि अगली एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें अगर आप फॉर्मूला बेस चलोगे तो ऐसे कोई डेटा देगा ही नहीं जिसमें फॉर्मूले से, अभी तो डेटा दे रहा है सैंपल स्पेस इवेंट्स पे, वो ऐसा डेटा देगा ही नहीं कि इवेंट्स पे सैंपल स्पेस बनाओ, कॉमन सेंस ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 केसेस है। अब पहला क्वेश्चन है कि दोनों लड़कियां चाहिए। वो कह रहा है कि बाद वाली तो लड़की है, तो जब बाद वाली लड़की है तो बस पहले वाली तो लड़की चाहिए। बाद वाली का तो काम खत्म, दोनों लड़कियां चाहिए, यानी बाद वाली तो कंफर्म है कि है ही है। तो अब केवल और केवल पहले वाली लड़की होने के चांसेस नहीं, तो पहले वाली लड़की होगा लड़का होगा, आधे आधे चांसेस होंगे, 1/2 आंसर। क्योंकि बाद वाली पे सोचना ही नहीं है आपको। समझ गए ना, क्लियर है, हिंट मिल गया आपको। अब इसमें आ जाओ, जी में आ जाओ कि कम से कम एक तो लड़की है, तो कम से कम एक लड़की यानी बी, बी का तो चांस ही खत्म। तो सैंपल स्पेस श्रिंक होकर 3 में रह गया, और 3 में से आपको एक ही केस चाहिए कि दोनों लड़कियां चाहिए, 1/3। तो इस तरीके से कॉमन सेंस में विदाउट यूजिंग पेन इवन 10 सेकंड्स में पढ़ते ही आंसर, बस सैंपल स्पेस लिख दो। कई बार तो बिना सैंपल स्पेस लिखे भी आंसर आना चाहिए, कॉमन सेंस से सॉल्व करना भी आना चाहिए। ये तो प्रोसीजर है, इस एक्सरसाइज के लिए ही है बस ये प्रोसीजर। बाद में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो एंड तक चलेगी, पर कॉमन सेंस से सोच के निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ा और सीधे ही ई माना जी माना, ई ऑन जी बताना पड़ेगा क्या होगा। ई ऑन जी नहीं है मेरे पास कोई ई का सैंपल इवेंट स्पेस, नहीं है मेरे पास जी का इवेंट स्पेस, नहीं होंगे इंटरसेक्शन। अब ई और जी नहीं तो इंटरसेक्शन कैसे करेंगे और कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। कॉमन सेंस से ई ऑन जी क्या होगा वो सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, रेडी रहना उसके लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज ओके, 13th वन, सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं एक्सरसाइज की। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक consisting 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions, 500 easy multiple choice questions, 400 difficult। तो 4 तरह के क्वेश्चन है। 300 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी भी हैं और टीएफ टाइप के हैं, ट्रू फॉल्स टाइप के। 200 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट हैं और ट्रू फॉल्स टाइप के हैं। 500 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी हैं और एमसीक्यूज टाइप के हैं, और 400 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट में एमसीक्यूज टाइप के। 4 तरह के क्वेश्चन हैं। तो इस पूरे डेटा को मैं एक टेबल में अरेंज कर रहा हूँ, है ना। हेयर द गिवन डेटा, हेयर द given data about a question bank is given as, about a question bank is given as। ओके, तो मैं डेटा लिख दूं टेबल में। तो देखो मैं कितने कैटेगरी हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैटेगरी है। तो 4 कैटेगरी है, 2/2 नहीं 3/3 की टेबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक में तो हेडिंग भी तो डालेंगे। 3/3 जितनी कैटेगरी है उससे एक बढ़ा देना। तो 3 तो कॉलम और 3 रो, 1 2 3 तो कॉलम हो गए और 3 ही रो चाहिए होंगी, तो 1 2, एक और बना दो, नहीं 4 चाहिए होंगी, टोटल भी लगाएंगे है ना, टोटल भी लगाएंगे, एक कॉलम और बढ़ाओ। 4/4 यानी 2 बढ़ा देना, जितनी कैटेगरी गिवन हो उसमें उसके 2 हेडिंग्स बढ़ा देना। एक तो हेडिंग के लिए चाहिए होगी और दूसरा टोटल लगाने के लिए चाहिए होगी। बना दी। अब ऊपर वाली तो केवल और केवल हेडिंग के लिए चाहिए होगी। तो आप कैसे भी ले सकते हो, इधर आप इजी डिफिकल्टी, देखो एक तो क्राइटेरिया डिफिकल्टी लेवल, एक क्राइटेरिया टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यूज है या ट्रू फॉल्स है। तो आप चाहो तो ऊपर टाइप ऑफ क्वेश्चन लेके इधर डिफिकल्टी लेवल ले लो, आप चाहो तो इधर डिफिकल्टी लेके ऊपर ट्रू टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलो, क्या क्या करना चाहोगे। ऊपर तो क्या लें और नीचे क्या लें, कुछ भी ले लें। सो लेट्स से ऊपर तो टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं और यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ले लेते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज, और आखिरी में आ जाएगा इनका टोटल। टेबल बनाई होगी ना। और इधर डिफिकल्टी लेवल में इजी, इजी डिफिकल्ट, इजी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और नीचे अगेन टोटल। ओके, अब डेटा फिल करना शुरू करो, करें। तो देखो बेटा, ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो इजी भी हैं और ट्रू फॉल्स भी हैं। पहला ही सेंटेंस पढ़ो, इजी ट्रू फॉल्स 300, तो इस कॉलम में भर दूंगा 300। इजी के साथ एमसीक्यूज, सॉरी ट्रू फॉल्स का पहले भर दो, चलो ट्रू फॉल्स के साथ डिफिकल्ट, ट्रू फॉल्स के साथ डिफिकल्ट कितना है 200। तो टोटल ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हो गए 500। ठीक है, अब इजी के साथ एमसीक्यूज कितने हैं, 500 इजी एमसीक्यूज हैं तो 500। और दूसरा क्या है, कितने हैं जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं, 400, 500 400 कितने हो गए 900। अब रो वाइज कॉल ऐड करो, ये तो आपने कॉलम वाइज किया, रो वाइज ऐड करो, 500 300 800, यानी टोटल इजी क्वेश्चन 800 हैं और 400 200 600, टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन 600 है। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल करो, ग्रैंड टोटल इधर से और इधर से सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आया तो हमने गलती करी है। तो इधर से अगर मैं टोटल कर रहा हूँ ग्रैंड टोटल तो कितना आ रहा है 500 और 900 1400, और उधर से जब मैं ग्रैंड टोटल कर रहा हूँ तो भी 800 और 600 1400। अगर ये मैच नहीं हुआ इधर से तो समझ लेना गलती है। ठीक है, डन। अब ये जो डेटा है एक्चुअली यही मेरा सैंपल स्पेस है, सैंपल मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस है।
सैंपल स्पेस तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस में तो 1400 एलिमेंट है, 1400 एलिमेंट का रोस्टर फॉर्म थोड़ा लिखने बैठेंगे। तो नंबर तो पता लगा लूंगा मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग, बट मैं एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन क्या है वो नहीं लिख सकता, और लिखना भी नहीं है, क्योंकि हमको वैसे भी नंबर ही चाहिए होता है। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, तो नाउ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ सेलेक्टिंग ए क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। और आपको क्या चाहिए देखते हैं, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए एमसीक्यू क्वेश्चन। जो गिवन दैट है उसको एफ, जो ई जो पूछा है उसको ई। तो इवेंट्स डिफाइन कर लेते हैं पहले अपन, है ना। नाउ लेट द इवेंट ई बी, लेट द इवेंट ई बी, क्या चाहिए उसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए बताओ। हाँ, दैट द सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में सेलेक्ट किया है, विल बी एन इजी क्वेश्चन, दैट द सेलेक्टेड क्वेश्चन क्वेश्चन विल बी एन इजी क्वेश्चन। और लगे हाथ जो है दूसरा भी वो कर दूं मैं, क्वेश्चन, है ना, दूसरा डिफाइन कर दूं, एंड द इवेंट जी बी दैट, एंड द इवेंट जी बी दैट। उसमें क्या चाहिए जो गिवन दैट में, कि इट विल बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन, इट इज ए एमसीक्यू क्वेश्चन। तो द सिलेक्टेड क्वेश्चन इज ए एमसीक्यू क्वेश्चन, द सिलेक्टेड क्वेश्चन इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन। तो दोनों को एक साथ ही डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए होंगे हमने हमको, है ना। ठीक है, सो दोनों के क्यों चाहिए, ई जी के चाहिए और ई इंटरसेक्शन जी के चाहिए, है ना। तो पहले मैं जी के निकाल लूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। जी क्या कहता है कि क्वेश्चन एमसीक्यू होना चाहिए, तो टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन कितने हैं, देखो 900 टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन, टोटल एमसीक्यू, है ना। एमसीक्यू में दो कैटेगरी है, इजी डिफिकल्ट, टोटल पूछ रहा हूं मैं ना। एन ऑफ जी मतलब केवल एमसीक्यू चाहिए, तो केवल एमसीक्यू चाहिए, तो आप उसका डिफिकल्टी लेवल देखो ही मत, केवल ये कैटेगरी पढ़ो। तो 900। एंड ई इंटरसेक्शन जी, यानी कि अब ई का मतलब था इजी, जी का मतलब था एमसीक्यू, तो इजी और एमसीक्यू दोनों जो क्वालिटी हो, ऐसे क्वेश्चन कितने हैं, इजी और एमसीक्यू ऐसे क्वालिटी 500 में है। इजी भी चाहिए, एमसीक्यू भी चाहिए, इंटरसेक्शन मतलब वो एक्शन भी होना चाहिए, ये एक्शन भी होना चाहिए। तो इजी के साथ एमसीक्यू कितने हो गए, 500 हो गए, समझ आया। ठीक है, निकाल लें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अगेन वो लाइन लिखेंगे, नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूरी छाप देंगे, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी that the selected question will be an easy question given that it is an MCQ question is given by then mathematical notation वही probability of E on G, and that will be given by probability of E intersection G, probability of G। अब यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये डिस्ट्रीब्यूट किया तो टोटल मिला के 1400 मिल गया था। तो इट इज लाइक ई इंटरसेक्शन जी में 500 एलिमेंट्स हैं, और डिवाइडेड बाय 1400, और डिवाइडेड बाय फिर जी में कितने एलिमेंट्स हैं, 900 डिवाइडेड बाय 1400। ठीक है, 1400 1400 कैंसिल, 500 बाय 900 विच विल गिव मी 5/9। मैच करो, समझ में आया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। हो गया। हाँ। 12th वाला। हाँ हाँ, देखो, जी में दोनों नहीं देखना, ई इंटरसेक्शन जी में दोनों देखना है। ई में तो केवल आपको इजी देखना है, इजी कितने हैं 800, लेकिन ई के तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते ही नहीं है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। तो ई इंटरसेक्शन जी, अगर मान लो ई के आते, मान लो जियो नहीं होता, तो फिर ई के भी सोचने पड़ते हैं। तो अभी चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से देखो। आपके पास 1400 क्वेश्चन है, उनका ये कैटेगराइजेशन की बना। अब मैंने आपको कहा कि क्या संभावना है कि सवाल सरल आएगा, तो आप 1400 में से सरल सवाल सोचने लग जाओगे फेवरेबल। तो 1400 में से सरल सवाल टोटल है 800, टोटल 1400 800। तो अगर आपसे केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछता तो 8/14 आ जाती। लेकिन मैंने हिंट दिया, मैंने कहा कि यार एक हिंट देता हूँ कि सवाल एमसीक्यू पैटर्न का है। तो आप देखो 1400 में से 900 ही एमसीक्यू पैटर्न के हैं,
500 तो है नहीं, तो आप ट्रू फॉल्स वाले तो हटा दो। अब आपका जो टोटल, पहले आप ई के हिसाब से ये चल रहे थे, अब आप इसमें से श्रिंक होके आपका सैंपल स्पेस केवल इतना रह गया, वो वाला पार्ट कट गया। तो अब आप इस टोटल 900 में से सोचोगे इजी कितने हैं, 5/9 आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस से सोल्व हो गया ना? ठीक है। तो अब मैं एक बार आपसे सवाल पूछता हूँ, फिर ये क्लियर हो जाएगा ना, ऐसे ही कैजुअली। मुझे बताओ, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी that the question will be a that the question will be true false question given that it is difficult question। given तो है कि difficult है, तो बताओ ट्रू फॉल्स होने की क्या संभावना है? बताओ, कॉमन सेंस से बताओ। हाँ, क्या चाहिए? हाँ हाँ, 6/14 ना, गलत। देखो मैंने आपको क्या कहा, मुझे चाहिए क्या, ट्रू फॉल्स। मैंने हिंट क्या दिया? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से वो इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। तो वैसे तो टोटल 1400 थे, लेकिन मैंने आपको हिंट दिया ना कि डिफिकल्ट है, तो 1400 में से कितने डिफिकल्ट है? तो अब आप 1400, वैसे तो आप इसको देखते है ना, लेकिन अब आपको 1400 में से मैंने दे दिया कि डिफिकल्ट क्वेश्चन ही देखना है, तो अब आप इजी वाले तो देखोगे नहीं। अब आपका सैंपल स्पेस केवल ये रह गया 600 क्वेश्चंस का, इसमें से मुझे चाहिए ट्रू फॉल्स, तो 200/600। और अगर मैं कहता नहीं नहीं मुझे चाहिए एमसीक्यूज, तो 400/600। भाई ये टोटल तो अब खत्म हो गया, इतना ही रह गया ना, 1400 से डिवाइड क्यों करेंगे हम? 1400 तो खत्म होके इतना ही रह गया, 600। अब 600 में से ट्रू फॉल्स कितने हैं, एमसीक्यू कितने हैं? मुझे ट्रू फॉल्स चाहिए 2/6, मुझे एमसीक्यू चाहिए 4/6। एक बार और ट्राई करें। ठीक है, चलो तो मुझे चाहिए, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड क्वेश्चन विल बी ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब की बात क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और मैंने आपको हिंट दिया है कि वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, गिवन दैट इट इज ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। गिवन दैट इट इज ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, आपको चाहिए डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहले तो जो मैंने गिवन दैट किया है, नहीं, मैंने गिवन दैट क्या किया है कि वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो आप श्रिंक करके ट्रू फॉल्स वाली कैटेगरी पे जाएं। चले गए? तो टोटल कितने थे? टोटल थे 1400, उसमें से आप ट्रू फॉल्स वाली यानी कॉलम वाइज आ गया है ना, तो एमसीक्यू वाला तो काट दोगे, बचेगा क्या ये। अब इसमें तो मुझे क्या चाहिए, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कितने 500 में से? 500 में से कितने डिफिकल्ट हैं? इस जब मैंने श्रिंक कर दिया, टोटल थे 1400, मैंने कहा हिंट क्या दिया, मैंने कहा ट्रू फॉल्स है, तो इसको काट दोगे, इसको काट के अब आपका सैंपल स्पेस ये हो गया। अब आप उसको और इसको देख ही क्यों रहे हो? टोटल कितने बचे, 500। 500 में से मुझे कितने चाहिए डिफिकल्ट, 200। क्या आंसर आ जाएगा? 5/2 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। 2/5 है ना टोटल नीचे, और डिफिकल्ट जो मुझे चाहिए वो ऊपर। ठीक है, वैसे 1400 थे, लेकिन मैंने हिंट दिया नहीं नहीं साहब ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू के हटाओ, सीधे 500 पहुंचो। अब आप 500 में से जैसे 50, 4 ऑप्शन दिया अमिताभ बच्चन साहब ने, मैंने कहा कि 50-50 में आपको दे दिया, भाई ये दोनों तो गलत हैं, तो अब आप इन दोनों के बारे में सोचोगे क्या? अब आप इन दोनों के बारे में सोचोगे ना, सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो 1400 तो टोटल थे, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया कि नहीं साहब ट्रू फॉल्स थे, तो अब आप एमसीक्यू के बारे में क्यों सोचोगे, 50-50 हो गया ना, ये कट गया। अब इसमें से 300 इजी है, 200 डिफिकल्ट है, मैंने कहा डिफिकल्ट होने की संभावना तो 2/5, मैंने कहा इजी होने की संभावना तो 3/5। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। ओके चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। 14 इजी दिखाई दे रहा है। गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो दो डाइस हैं हमारे पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग अ टू डाइस, कई बार किया है तो उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट फटाफट से शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्या होता है, 1 1 2 1 1 1 2 है ना, दो डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं हम। ठीक है, अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस, तो हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग टू डाइस, सो सैंपल स्पेस विल बी लाइक, जैसे अपन लिखते हैं हमेशा है ना, सैंपल स्पेस विल बी लाइक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 1,1 1,2 अप टू 1,6। फिर एक रो और लिखो, 2,1 2,2 अप टू 2,6। अब लास्ट रो लिखो, तो 6,1 6,2 एंड अप टू 6,6। आई विल सजेस्ट यू कि अगर दो का आ जाए तो आप 36 के 36 पूरे लिख के ला एग्जाम में, दो डाइस का आ जाए। अब ये पे थोड़ा
क्विकली चल रहा है। यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ऑब्वियसली हम निकाल भी लेंगे, गिन भी लेंगे। तो दो, एक डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं, दो हैं तो 6 का स्क्वायर 36, ये तो कॉमन सी बात हो गई। अब चाहिए क्या, दे क्या रखा है वो देखते हैं। तो चाहिए उसको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, जिसकी निकालनी वो चाहिए, यानी सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। दोनों डाइस पे जो सम आ रहा है वो 4 आना चाहिए, जैसे 1+1 2 होता है, 1+2, तो ऐसे 4 सम वाले आपको एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं। सो लेट द इवेंट, पहले तो लिख दूंगा लेट इवेंट ई बी दैट, ये प्लान छाप दूंगा, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। ठीक है ना, लेट द इवेंट ई बी इस तरीके से, लेट द इवेंट ई बी दैट, दैट ये पूरी लाइन छाप दूंगा, द सम ऑफ numbers on the dice, dice यानी दो डाइस है हमें ना, on the two dice, on the dice is 4, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। ठीक है, तो यहां से इसका इवेंट स्पेस बना लेते हैं, इवेंट डिफाइन करते ही। सो इवेंट स्पेस ई में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सोचो जरा कि जिसमें नंबर सम 4 आता हो। तो पहली रो में सोचो कोई ऐसा एलिमेंट है जो सम 4 देता है, 1,3, वेरी गुड। क्या दूसरी रो में है कोई सम 4 देने वाला? ठीक है, और कोई तीसरी रो में है क्या? चौथी रो में है? चौथी, पांचवी, छठी रो में अब कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन ही एलिमेंट्स है जो सम हमको 4 देते हैं। अब जो उसने दे रखा है, लेट द, जो हिंट दे रखा है ना, लेट द, उसको एफ मान लेंगे, लेट द इवेंट एफ बी दैट, बोलो क्या चाहिए उसको, क्या दे रखा है, मतलब उसने गिवन दैट, पहले ही दे दिया। अब वो लैंग्वेज कैसे भी दे सकता है, कई बार गिवन पहले दे देता है। गिवन दैट द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, दोनों नंबर्स डिफरेंट है ना, टू नंबर्स ऑन द डाइस आर डिफरेंट, ऑन द डाइस आर डिफरेंट। अब डिफरेंट कैसे होते हैं और सेम कैसे होते हैं, तो अपन करते हैं ना डबलेट, डबलेट्स निकालते थे। तो देखो यहाँ पे ये डबलेट है, ये डबलेट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो डबलेट्स हैं, इसमें तो दोनों में सेम सेम नंबर है। बच गए वो सारे, वो हैं जो नॉन डबलेट्स हैं जिसमें डिफरेंट है। तो सारे के सारे ये 6 होंगे ऐसे, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो 36 में से 6 गए तो टोटल कितने बचे? 30। तो 30 के 30 एफ के इवेंट स्पेस बनेंगे। तो हम बेवकूफ थोड़े ना कि हम 30 के 30 लिखने बैठेंगे, हमने यहाँ पे 36 ही नहीं लिखे हैं तो उधर 30 क्या लिखेंगे उसके। ठीक है, तो फिर सर इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, अभी अगली एक्सरसाइज में तो वैसे भी ये सब बिना करे सोचना है, तो अभी से आदत डालो। तो अपन एफ के इवेंट स्पेस ना लिख के डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हो जाएंगे हमारे? 30, ये कॉमन सेंस से हमने सोच लिया। अब ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ भी हम कॉमन सेंस से सोच सकते हैं बिना लिखे भी। आप ऐसे सोचो ना कि ये 6 तो है नहीं, अब इसमें से आपको इन इस वाले सेट का और जो उधर बच गए सेट का इंटरसेक्शन चाहिए। तो उसमें कॉमन क्या आएगा? 2,2 तो है ही नहीं ना उसमें, तो बचेगा क्या? 1,3 और 3,1। वैसे तो ये तीन, अगर 36 में से इन तीन का इंटरसेक्शन करता तो ये तीन आते, लेकिन अब उसमें ये बीच वाली रो कट गया, यानी 2,2 वाला कट गया। ठीक है ना, तो इसमें मैं कर देता हूँ 1,3, 3,1। तो देखो बिना इवेंट स्पेस लिखे भी हम कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए? 2। चलो अब निकाल लें, नाउ पहले लाइन लिखनी पड़ेगी। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ से स्टार्ट करना, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4 गिवन दैट, फिर ये वाली लाइन लिखना, द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन सॉल्विंग टू डाइस आर डिफरेंट, पूरा क्वेश्चन ही छापना पड़ेगा एक तरीके से। इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, मैथमेटिकल नोटेशन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, तो इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? वही सैंपल स्पेस वाले तरीके से, 2 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में है 36, और एफ में कितने हैं? 30 डिवाइडेड बाय 36, तो 36 36 खत्म, 2/30 एंड 1/15। चेक करो। ओके, समझ आया? कॉमन सेंस से सोचें तो हमको सम क्या चाहिए था? 4, तो 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हिंट क्या मिला कि सेम तो लेना ही नहीं है, सेम नहीं लेना, तो 36 में से 30 ही रह गए, और 3 में से भी 2 ही रह गए। भाई ऐसा नहीं कि सैंपल स्पेस ही श्रिंक होता है, फेवरेबल आउटकम्स भी कम हो सकते हैं। तो टोटल 36 में से 30 रह गए, क्योंकि वो बीच वाली रो हटा दी पूरी डायगोनल वाली, लेकिन उसमें एक फेवरेबल भी आ रहा था 2,2, तो वो भी तो हटा, तो 3 में से इधर 2 रह गए, 36 में से उधर 3 रह गए, 2 डिवाइडेड बाय 30, 2 डिवाइड बाय 30, 36 नहीं,
36 में से 30 रह गए और 3 में से 2 रह गए। वैसे आंसर क्या आता? 3/36। 36 में से 30 रह गए, 3 में से 2 रह गए, तो 2/30। ठीक है, कर दूं डिलीट। अब लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, फिर एमसीक्यूज तो एक एक मिनट के हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को फेंक रहा हूं मैं, एक डाई को। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया तो फिर से फेंको उसी को ही, ये एक्जियोमेट्रिक अप्रोच आ गई वापस। और अगर नहीं आया मल्टीपल ऑफ 3, कोई और दूसरा नंबर आया, तो फिर कॉइन टॉस कर। ठीक है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज द टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज। तो ये क्या चाहिए, क्या वो तो इवेंट तो बनाते रहेंगे, पहले सैंपल स्पेस तो ढंग से बना दें। ठीक है। तो देखो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच में हमेशा एक ट्री डायग्राम या एक चार्ट डायग्राम बनता है। तो सबसे पहले क्या है उसके पास हाथ में? डाई। तो लेट्स से ये रहा वो डाई। डाई बनाना आता होगा, क्यूब होता है एक, ये रहा डाई। अब डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6। लेकिन उसने इस 6 आउटकम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। तो हम 6 आउटकम्स नहीं मानेंगे, हम 2 आउटकम्स मानेंगे। एक आउटकम है मल्टीपल ऑफ 3, 6 को डिवाइड कर दिया, कैटेगरी बना दी। और दूसरा नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 एनी अदर नंबर, या नॉट ए मल्टीपल। तो मैं दो कैटेगरी बना रहा हूँ, मल्टीपल ऑफ 3, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, मल्टीपल ऑफ 3, डन। और दूसरी कैटेगरी नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। अब 6 में से कौन सा 3 का मल्टीपल है, कौन सा नहीं हो, तो पता है? बताओ। 6 में से कौन कौन से 3 के मल्टीपल होते हैं? दैट इज 3 and 6। दैट इज यहाँ पे 1 2 5 4 5, 1 2 4 5, 1 2 3 4, 1 2 4 5। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब जब मल्टीपल ऑफ 3 आता है तब वो क्या करता है? थ्रो द डाई अगेन, फिर से डाई फेंकता है। तो 3 आएगा तो भी फिर से डाई फेंकेगा, और 6 आएगा तो भी फिर से डाई फेंकेगा। तो अब इसके बाद जब मैं और इसको आगे फर्दर डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? तो देखो 3 आएगा तो भी डाई फेंकेगा, तो 3 के साथ फिर वापस 6 आउटकम्स पॉसिबल है। और 6 आएगा तो भी डाई फेंकेगा, तो 6 के साथ फिर से 6 आउटकम्स पॉसिबल है। 3 के साथ 6 और 6 के साथ 6, 12 आउटकम्स तो इस केस से पॉसिबल है। तो मैं 12 आउटकम्स के सैंपल स्पेस लिख दूं पहले। तो देखो अगर 3 आया और डाई फेंका, तो डाई फेंकने के बाद 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 ऐसे ना। तो 3 1, 3 2, 3 3 3 4, 3 5 and 3 6, ये सब रहेगा यहाँ पे। थोड़ा सा इधर से स्टार्ट कर दो, देखिए एक ही सीरीज में आ जाए। 3 1 फिर से लिखता हूँ मैं, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 and 3 6। ओके, ठीक है। और फिर जब 6 आया तो भी ये 6 आउटकम्स हैं, यानी 6 1, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6, ये चीजें हो सकती हैं। सैंपल स्पेस एक्चुअली क्या क्या हो सकता है इसकी, इसका डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, तो ये 3 के हिसाब से है और ये 6 के हिसाब से। ठीक है, चलो अब जब 1 2 3 4 5 आया तो क्या करेगा? वो कॉइन उछालेगा। 1 के साथ भी कॉइन उछालेगा, 2 के साथ भी, 4 के साथ भी। तो लेट से 1 के साथ कॉइन उछाला था, तो 1 के साथ हेड आ सकता है या 1 के साथ टेल आ सकता है। अब 1 और एच के बीच में कॉमा लगाना जरूरी नहीं है, और 9 को ब्रैकेट में पैक करना जरूरी है, वहां तो वो नंबर्स थे ना। ठीक है। और जब 2, तो 2 के साथ भी या तो हेड या टेल। फिर 3 उसके साथ भी हेड या टेल। और फिर 4 उसके साथ भी हेड या टेल। ओके, डन। अब आप टोटली इन टोटल सोचो, तो ये तो मैंने सैंपल स्पेस ड्रॉ किया है। सैंपल स्पेस मतलब मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सैंपल स्पेस है। ये आउटकम्स हो सकता है। बट आप ध्यान से सोचो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 6 और 6 12, और इधर कितने? 8। तो 20 आउटकम्स हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स तो होगा मेरे एक तरीके से 20, लेकिन ये डेटा मुझे कहीं काम आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नंबर से निकाली नहीं जा सकती। मैंने कहा था ना, नंबर से आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इस जगह फंस जाओगे। एक क्वेश्चन आएगा, ये वही क्वेश्चन है, इसमें प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी से ही काम चलेगा। क्योंकि अगर मैंने पूछा कि लेट से कि 2h आने की संभावना बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर 2h तो एक बार आ रहा है, टोटल है 20, 1/20। गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो वो आई नहीं अनुष्का, सपोज करो आप दो लोग हो, है ना, सृष्टि एंड अनुष्का। मैंने कहा कि गेम खेलते हैं, डाइस उछालेंगे, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया तो आप जीते, मल्टीपल ऑफ नॉट है मल्टीपल ऑफ 3 आया तो ही जीते। आप कहोगे सर तो चीटिंग है, वो तो वैसे ही जीत गई।
क्योंकि उसके तो आप 4 केसेस दे रहे हो, 1 2 4 5, और मेरे को आप 2 ही केसेस दे रहे हो, ऑब्वियसली मेरे जीतने के चांसेस कम है, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो जब कम ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी इक्वली डिवाइड कैसे हुई, सबको बराबर बराबर नहीं मिली ना, समझ गए। तो इसमें थ्योरेटिकल अप्रोच जो क्लास 10th में सीखते थे वो ना करके 11th क्लास की एक्सियोमेटिक अप्रोच होगी। एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहती है कि एक आदमी के 2 बेटे, उसने अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करी, उसने 6 में करी, उसने 8 में करी, तो ऐसे प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, समझ गए। तो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, तो 3 के पास भी 1/6 प्रोबेबिलिटी थी, 6 के पास भी थी, 1 के पास भी थी, 2 के पास, सबके पास 1/6 1/6 1/6 प्रोबेबिलिटी थी, 1 को डिवाइड किया था मैंने। ठीक है, तो मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसी के बगल में लिख देता हूँ। इसके पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसके पास भी टोटल प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ओके। फिर इसके पास वही 1/6 है ना, इसके पास भी 1/6, फिर इसके पास भी 1/6, इसके पास भी 1/6। एक एग्जाम्पल भी है इसका, आप बुक में इस एक्सरसाइज जस्ट पहले वो भी गो थ्रू कर लेना, सेम इसी पे बेस्ड है, ठीक है। चलो, हाँ आगे बढ़ो। अब 1/6 को उसने अपने 6 बेटों में बांटा, तो 1/6 का भी 1/6 6 बेटों में बांटोगे, 1/6 तो ऑलरेडी है तेरे पास, उसको भी 6 हिस्से कर, तो 1/36 हो गए। 1/6 को भी आप 6 हिस्सों में 1/6 और करोगे तो 1/36 हो गया ना। भाई उसकी क्या गलती भाई, देखो इसमें तो हर एक के 2 2 बेटे हैं, तो इनको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, उसमें 6 6 बेटे हैं, तो उसकी गलती है ना, उसके बेटों को कम संपत्ति मिलेगी। तो 1/6 को 6 पार्ट में तोड़ोगे तो 1/36 इसको, 1/36 इसको, 1/36 इसको, 1/36 इसको, 1/36 इसको, और 1/36 इसको। सिमिलरली इन 6 को भी, इसके पास भी, सब दोनों के पास 1/6 थी, 6 में इसने भी बांट दिया, तो 1/36 1/36 1/36 1/36 एंड 1/36, ठीक है। यहाँ पे 1/6 दो पार्ट्स में बटेगा, तो 1H और 1T, तो दो पार्ट्स में जब मैं बांटूंगा तो 1/6 का आधा ही करूंगा, 1/2 ही करूंगा, तो कितना मिला 1/12। तो इन सबको, इन 8 लोगों को 1/12 1/12 मिलेगी, 1/12 1/12 1/12 1/12। अच्छा सा चार्ट बनाना, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, 1/12। एक बार आप वहां से देख लेना एग्जाम्पल में ना, 1/12 1/12, इन सबको 1/12 1/12, ठीक है, समझ आया। अब आप एक बार इन सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ो, ये 1 आना चाहिए, तो आप खुद सोचो, रफली सोच लिया करो ये, कि 1/36 के कितने केसेस हैं, 12, तो 12 इंटू 1/36, और 1/12 के कितने केस हैं, 8, तो 8 इंटू 1/12, इसको काटूंगा तो 3 टाइम्स, इसको काटूंगा तो 2 से 3 टाइम्स, तो 1/3 और 2/3 मिलके 3/3 यानी कि 1 हो गया। तो ये रफली करके देख लेना, अगर ये 1 आ रहा है तब तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सही हो गया, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है, ओके। अब उसको क्या चाहिए पूछो उससे, इवेंट्स मान लें, लेट द इवेंट ई बी, लेट द इवेंट जी बी, ये सब एफ बी है ना, लेट द इवेंट ई बी दैट, हाँ बोलो क्या चाहिए उसको। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कॉइन शोज अ टेल, द कॉइन शोज अ टेल, द कॉइन शोज अ टेल, कॉइन में टेल आना चाहिए, तो कॉइन में टेल आना चाहिए, तो उसका इवेंट स्पेस बताओ, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें कॉइन में टेल आ रहा है इन 20 में से, बताओ। कॉइन में टेल आ रहा है, तो कॉइन तो था ही नीचे, और कॉइन में टेल आ रहा है ना, तो कॉइन में टेल आ रहा है, तो 1T 2T 3T 4T, 1T 2T 3T 4T। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ई गलत किया है क्या, अच्छा मैंने 1 2 3 4 ऐसे ही लिख दिया, तो 1 2, इसको 4 को तो रहने दो, 3 को 5 कर दें बस, 3 को 5 कर दें, 5, ठीक है। तो फिर 1T 2T 4T और 5T हो जाएगा, ठीक है, अभी ठीक है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि अगर आपको इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं आउट ऑफ 20, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, तो एक्जियोमेटिक अप्रोच से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। तो इसकी 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 प्रोबेबिलिटी वैसे निकालनी भी नहीं है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते तो भी 4/20 नहीं होती, पता है क्या होती, 1T की क्या है 1/12, इसकी क्या है 1, तो 1/12 1/12 1/12 ऐसे जोड़ना पड़ता, 4/12 होती, ना कि 4/20, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया ई। अब लेट द इवेंट एफ बी गिवन क्या है, एटलीस्ट एटलीस्ट 1 die shows a 3, shows a
3। कम से कम एक डाय में तो 3 मिले, दोनों में मिल जाए तो भी चलेगा, पर एक में तो मिले। तो आप देखो इनमें से सारे एलिमेंट्स में से 3 कब आया? तो 3 एक तो ऊपर वाली सारी सीरीज में आया, और एक नीचे में 6 3 में आया। और तो नीचे तो कॉइन है, नीचे तो डाय है नहीं, तो ये 6 और एक 7 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा? 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, एंड नीचे वाली रो में 6 3। डन। अब इसमें देखा जाए तो 7 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 7/20 नहीं है ना। 1/36 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, 7/36 है, ना कि 7/20। समझ आया? ओके, अब लेकिन हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ई इंटरसेक्शन एफ भी तो चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा। इस बार कुछ कॉमन निकला ही नहीं, तो 5 है। ठीक है ना, इस बार कुछ कॉमन निकला, तो इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि 0 एलिमेंट्स में तो आंसर प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। अगर आप इसमें नंबर से निकालते तो भी 0 आती, और अभी नंबर से नहीं निकाल रहे तो भी 0 आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नंबर से निकालो, इसमें नंबर से बिल्कुल नहीं निकलेगी। अगर ये 5 की जगह कुछ और होता, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया? 0। बट इस इंफॉर्मेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन से चलेंगे तो आंसर तो मैच कर जाएगा, क्योंकि इत्तेफाक से वो 0 आ रहा है, तो 0 से तो प्रोबेबिलिटी वैसे भी 0 आनी है, वैसे भी 0 आनी है। बट अगर ये इंटरसेक्शन एफ 1 2 3 4 कुछ भी एक नंबर होता, तो आप नंबर से निकालते तो अलग प्रोबेबिलिटी आती, और नंबर से नहीं निकालते तो अलग आती, और सही आंसर होता नंबर से नहीं निकालने वाला, जो नंबर से नहीं निकलेगी, प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी से निकलेगी। ठीक है ना, इसमें नंबर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल फेल हो जाएगा। नंबर वाला कॉन्सेप्ट ओनली एंड ओनली तभी एप्लीकेबल है जब इक्वली लाइकली आउटकम्स हो। इसमें इक्वली लाइकली सोचना ही नहीं, लिखना ही नहीं है। ठीक है ना भाई, कोई बच्चा कर सकता है सर मैंने तो नंबर से निकाली थी, मेरी भी 0 आ रही है, तो वो इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में आ रही है, क्योंकि इंटरसेक्शन है 5 बना। अगर ये 5 नहीं बनता ना, तो तेरी नंबर से अलग आती है और वो गलत होती। तो हम सोचेंगे नहीं इसके बारे में। ओके, चलिए अब हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। नाउ the conditional probability of the event that the coin shows a tail given that at least one die shows a 3 is given by what is the mathematical notation? Probability of E on G. Probability of E on G. What's the formula? Probability of E intersection G divided by probability of G. अब probability of E intersection G, तो E intersection G में E intersection G F लिखना है ना, G कहाँ से आई? हाँ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी तो 0 तय है। ठीक है, अभी मैं नंबर से निकालता तो भी 0 आती, और वैसे भी 0 आ रही। अब एफ की प्रोबेबिलिटी भी आप ऐसे नहीं निकालेंगे कि सर इसमें सात, ऐसे नहीं करेंगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ 7 है और नंबर ऑफ टोटल तो 7/20। ये तरीका अनइक्वली लाइकली आउटकम्स में एन ऑफ एफ, एन ऑफ एस, इवन ये भी मत लिखो, एन ऑफ एस भी मत लिखो, लिखोगे तो बार बार नजर जाएगी, इससे डिवाइड करने के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है ना, सोचना ही नहीं है। फिर कैसे सोचना है? अलग अलग है ना आपके पास चार्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी, सबको जोड़ो। तो 3,1 3,2 3,3 इन सबकी प्रोबेबिलिटी है ना आपके पास 1/36, और फिर 6,3 की भी 1/36, तो 1/36 को 7 बार जोड़ना है। वो होगी एफ की प्रोबेबिलिटी, उसके हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग जोड़नी पड़ेगी, तब जाके इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। एक्सियोमेटिक अप्रोच ऐसे कहती है। सबकी अलग अलग जोड़ो, एक्सियोमेटिक मतलब सारे आउटकम्स की अलग अलग जोड़ो। पहले ही चार्ट बना लो, तो क्या होगा? 1/36 प्लस 1/36, ऐसे 7 बार लिखना पड़ेगा। 36 प्लस 1/36 प्लस 1/36, 1 2 3 4 5, 1/36 प्लस 1/36। फाइन। सो इट्स लाइक 0 डिवाइडेड बाय 7/36, तो आंसर तो 0 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहां पे नंबर से निकालता तो क्या लिखता? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 आउट ऑफ 20, तो 7/20 लिखता। मैं क्या लिखता? तो आंसर तो 0 डिवाइड बाई 7/20 फिर भी 0 मैच कर जाता है, यानी कि इस केस में तो नंबर से मैच कर जाता है, क्योंकि ऊपर 0 बैठा है, लेकिन ऊपर 0 नहीं बैठता तो नहीं मैच करता ना। समझ गए ना भाई? इस क्वेश्चन को एक अपवाद मानो, इसमें नंबर से आंसर आ रहा है, बट फिर भी नहीं निकालना है नंबर से आंसर, आपको प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी सोचना है। अब इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया ही नहीं, एन ऑफ ई ऑफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एन ऑफ एफ, और इसमें भी नहीं लगाया। अगर नंबर गिवन है इक्वली लाइकली आउटकम से तो नंबर लगाना है, अदरवाइज लगाना ही नहीं है। ठीक है, डन। अब एक एग्जाम्पल जो है वो कर लेना, तो इससे ये वाला क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। कैसे? अच्छा ऐसे सोचो। हाँ तो देखो, तो उसमें लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ेगा, है ना। आपको क्या है कि कॉइन में क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए, और आपको क्या दे रखा है कि कम से कम एक डाय में 3 आया था। तो मुझे बताओ, जब डाय में 3 आया था तो मल्टीपल ऑफ 3, तो जब मल्टीपल ऑफ 3 आया तो कॉइन उछला ही नहीं, तो कॉइन में टेल कहां से लाऊं? 0 प्रोबेबिलिटी।
वेरी इजी भाई। डाई को उछाला, मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो दोबारा डाई उछालूंगा ना। मल्टीपल ऑफ 3 आएगा ही नहीं तो डाई क्यों उछालूंगा, नहीं उछालूंगा। अब इवेंट आपको हिंट क्या दे रखा है कि एक बार तो कम से कम 3 आया ही था। तो एक बार तो 3 आया ही था, तो सेकंड केस तो हट गया, उसमें तो 3 है ही नहीं, 1 2 4 5 है। अब आपको चाहिए कॉइन, कॉइन में टेल। कॉइन उछालूंगा ही क्यों जब मल्टीपल ऑफ 3 आया ही नहीं तो, है ना, तो जीरो प्रोबेबिलिटी, वेरी इजी। ठीक है, कर दूं बंद इसको। अच्छा एक दो क्वेश्चन रहेगा, वो तो बहुत इजी दिख रहे हैं वैसे भी, देख लो। इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, पी ऑफ बी इक्वल टू 0, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो पता नहीं है मुझे, पता नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो पता है आपको, जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन नंबर सी, 17th एंड द लास्ट वन। इफ ए एंड बी आर इवन सच दैट, अच्छा ए ऑन बी और बी ऑन ए दोनों बराबर हैं, कोई बात नहीं, मैं दोनों को एक्सपेंड कर देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू बी ऑन ए का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो नेक्स्ट स्टेप में इसी ये काट दूंगा, नीचे रीजन लिख देना बिकॉज दे आर कॉम्यूटेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 1 इंटू। अब देखो ये वाला ऑप्शन है क्या आंसर में, ऑप्शन नंबर डी है। मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है तो ए बराबर बी होगा क्या, होगा, तो फिर तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर में। बी लगाऊं या डी लगाऊं, देखो ए और बी दो अलग अलग इवेंट्स हैं, तो उनकी संभावनाएं तो सेम हो सकती है, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि घटनाएं भी सेम है। जैसे मैंने कहा कि आज भूकंप आने के चांसेस हैं 7/36, और आज बारिश आने के चांसेस भी 7/36, तो प्रोबेबिलिटी तो सेम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि भूकंप आना और बारिश आना एक ही बात होती है। तो इवेंट एक दूसरे से इक्वल तब होते हैं जब इसके अंदर के आउटकम्स इक्वल हो। ये ए और बी के आउटकम्स क्या है मुझे क्या पता, तो ये इक्वल है या नहीं है आई कैन नॉट गारंटी, पर हाँ प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो आप डी लगाएंगे, आप बी नहीं लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी बराबर है, इवेंट बराबर है या हो भी सकता है, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, डन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी खत्म होती है। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इसी का जस्ट अगला स्टेप होगा, जिसमें अपने को वापस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट थ्रू द कॉमन सेंस, नॉट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, जाओ 6:55 हो गए, भागो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड 7 o'clock आएगी बस।